स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। पिछला क्लास में हम सभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े थे, जैसे कि अमीबा। आज हम एक अलग प्रोटोजोआ पैरामीशियम को लेकर आए हैं। जैसा कि पैरामीशियम का फिगर आप यहाँ भी देख पा रहे हैं और वहाँ भी आप फिगर इसका देख पा रहे होंगे। सबसे पहले पैरामीशियम को शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय मृदु जलीय जीव है, अर्थात ये सदैव मीठा जल में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृदु जलीय जीव। और ये हमेशा एक कोशिकीय होता है क्योंकि इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें अमीबा में और पैरामीशियम में अंतर क्या है, तो अमीबा के बारे में हम जाने कि वो अभी जो है मृदु जलीय में कोशिकीय जीव है, लेकिन उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। लेकिन हम बात करते हैं अगर पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम का आकार एकदम निश्चित रहता है। आप देख पा रहे होंगे, जैसा लग रहा है जैसे कि कोई चप्पल का शेप है, अर्थात इसका आकार चप्पल का जैसा दिखाई पड़ता है। एवं अब हम जो है इस पर वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है संरचना कैसा होता है और इसमें पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसका जो संरचना रहता है वो इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, और यह एक निश्चित संरचना है। एवं इसके शरीर के सबसे बाहरी भाग में देख रहे होंगे बाल के जैसा कुछ संरचना बिखरा हुआ है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, सीलिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरामीशियम का जो संरचना के सबसे बाहरी भाग में बाल जैसा या रोम जैसा कुछ बिखरा हुआ रहता है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, सीलिया। अब इसका कार्य क्या है, तो यह जो है मुख्य रूप से कार्य करता है इसको गति कराने का। किसको गति कराने का, पैरामीशियम को। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कौन है, अर्थात उसको चलने में मदद कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सीलिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इसका जो मुख होता है कि नहीं, तो इसमें जो है भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा में तो कोई खास मुख नहीं रहता था, कोई विशेष संरचना नहीं रहता था, लेकिन इसमें एक खास अंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं साइटोस्टोम या फिर कोशिका मुख। क्या कहा जाता है, जहाँ से पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं साइटोस्टोम, या फिर क्या कहते हैं उसे, कोशिका मुख भी उसी को हम कहते हैं। यहाँ से भोजन जो है छोटा छोटा कण के रूप में अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो क्या होता है कि वो जो है भोजन रसधानी के पास मिलता है, जहाँ से पचाने वाला विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। जब भोजन का पाचन क्रिया होता है तो उसका जो इस प्रकार से अवशोषण होता है गति करते हुए, और जब पूर्ण रूप से इसका पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद शरीर का एक खास अंग से क्या होता है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। यहाँ पर जो है हम इसके बारे में क्या जाने, इसका प्रचलन अंग क्या है, सीलिया है, या भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, या इसका मुख को क्या कहते हैं, इसके मुख को कहते हैं कोशिका मुख, या उसी को हम कहते हैं क्या, साइटोस्टोम। और अंदर में एक विशेष प्रकार का संरचना होता है भोजन रसधानी, जहाँ से पाचक रस निकलता है, और इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम है, ये पूरा एंजाइम जो इसके अंदर भोजन के रूप में जाता है कण, उसको पचाने का कार्य करता है, और जब पचा कर अवशोषण कर उसे उत्सर्जन के रूप में उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सभी देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या हो गया, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र क्या है, तो मानव हो या अन्य सभी उच्च वर्गीय जंतु जितना भी है, सभी में पाचन क्रिया पूर्ण करने के लिए खास उसमें संरचना होता है या खास उसमें अंग पाया जाता है, और जिसके माध्यम से पाचन क्रिया पूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। और जिसमें पाचन होता है, जिसमें सहायक होता है, उसे हम कहते हैं आहार नाल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सभी देखेंगे आहार नाल में क्या क्या शामिल होता है। तो आहार नाल में कुछ पाचक ग्रंथियाँ और उससे निकलने वाले पाचक रस शामिल होते हैं, क्योंकि पाचक ग्रंथियाँ से पाचक रस निकलते हैं, और वही सभी पाचक रस मिल करके हमारे शरीर के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। तो अब हम पाचन तंत्र या आहार नाल का परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा हमारा हो जाता है
आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया पाचन तंत्र या आहार नाल का परिभाषा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य का आहार नाल या पाचन तंत्र। तो हम सभी जानते हैं हमारा पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का जो है लंबाई कितना है? तो 8 से 10 मीटर होता है। और यह शुरू कहाँ से होता है? तो यह शुरू होता है हमारे मुख गुहा से, अर्थात हम जिसे मुख या माउथ कहते हैं। यह शुरू हो जाता है वहीं से, यहीं से हमारा जो है पाचन क्रिया शुरू हो जाता है, जैसे कि चबाने की क्रिया को लेकर के। तो सबसे पहले हमारा मुख का बात करेंगे और धीरे धीरे नीचे जाते हुए गुदा के माध्यम से खत्म हो जाता पाचन तंत्र। तो यहाँ तक हम लोग जो है चर्चा करेंगे मनुष्य में पाचन किस प्रकार से पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम मुख का बात करते हैं। मुख में हमारा क्या क्या संरचना होता है? तो आप सभी अपना संरचना देख पाते होंगे आपके मुख में क्या क्या होता है। सबसे पहला बात, आपके मुख में एक जीभ होता है, कुछ दांत होते हैं, कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये सब मिल करके पाचन का क्रिया हमारे मुख से ही शुरू होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जीभ का। जीभ एक मांसल संरचना है जो एक सिरा स्वतंत्र रखता है और दूसरा सिरा क्या होता है हमारे कंठ के पास, वह पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ रहता है और ये चारों दिशाओं में घूमने में सक्षम होता है। इसका मुख्य रूप से कितना कार्य है? तो 2 कार्य देखा जाता है जीभ का। जीभ का कितना कार्य? 2 कार्य। एक तो हम लोग देखते होंगे कि बोलने में यह हमें साफ साफ क्या करता है? साफ साफ बोलने में जीभ हमारी हमें मदद करती है, क्योंकि अगर हम जीभ को दबाकर बोलने का प्रयास करते हैं तो ये कभी भी संभव नहीं है कि आप साफ बोल पाए। इसलिए कहा जाता है कि जीभ जो है बोलने में हमें क्या करता है? मदद करता है। दूसरा बात अगर हम करते हैं, यह भोजन का जो किसाई होता है मुख गुहा के अंदर, उसको इधर उधर पलटने में या फिर उसमें एंजाइम जिसे लार कह सकते हैं, सलाइवा जिसे कहा जाता है, उसको उसमें मिलाने में और उसे चिपचिपा बनाने में, ताकि भोजन आसानी से अंदर जा सके, इसमें वह मदद करता है। और इसके साथ भोजन में जो पाया जाता है स्वाद, खट्टा मीठा तीखा, हमारे जीभ में एक देखते होंगे कुछ खास संरचना रहता है, छोटा छोटा इस पर संरचना रहता है दानेदार, जिसे हम स्वाद कलियां या स्वाद कलिका भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारे मुख में जाने वाले भोज्य पदार्थ का स्वाद चखना, कि हम जिस भोजन को लिए हमारे मुख में उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है। इस प्रकार से हमारे जीभ में अलग अलग स्वाद चखने के लिए अलग अलग क्या होता है? उसका भाग होता है, जो हमारे मस्तिष्क को यह बताता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद कैसा है, और साथ ही साथ उसको जो है इधर उधर करने में, अर्थात उसमें एंजाइम या लार या फिर कह सकते सलाइवा को मिलाने में मदद करता है और भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है जितना संभव हो सके। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे दांत का। दांत भी आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम दांत का जो है बात कर लेते हैं। हमारे जीवन काल में दांत कितना बार निकल कर आता है? तो 2 बार। एक जो है लगभग कुछ ही महीना बाद से निकलना शुरू हो जाता है बच्चा के जन्म होने के बाद, और वह जो है 6-7 साल होते होते पूर्ण रूप से क्या होता है? झड़ जाता है वह दांत, और उस दांत को हम बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं उसे? अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत को एक और भी नाम से हम लोग जानते हैं, दूध वाला दांत, क्योंकि उस समय यह बच्चा में निकलता है जब वह बच्चा दूध पी रहा हो। ठीक है, इसीलिए हम इसे अस्थायी या फिर दूध वाला दांत भी कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या यानी कि दूध वाले दांत का या अस्थायी दांत का संख्या जो है हमारे मुख में कितना होता है? तो 20 होता है।
5 से 7 साल होते होते अस्थायी दांत अर्थात दूध वाला दांत पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है या कवड़ जाता है। जहाँ जहाँ से दांत कवड़ता है वहाँ वहाँ से देखते होंगे अलग दांत निकलता है। वह दांत जो होता है अस्थायी होता है और यह दांत जो है हमेशा के लिए रहता है। और एक बार अगर यह टूट गया अस्थायी दांत तो फिर उस स्थान पर दांत दोबारा नहीं निकलता। अस्थायी दांत हमारा कितना होता है? तो अस्थायी दांत का संख्या कितना? 32। अब अस्थायी दांत को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? 4 भाग में। सबसे आगे वाला भाग जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। सबसे आगे वाला दांत को हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर, जिसकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे होती है। कितनी? 8। फिर देखे होंगे एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर, एक इस साइड ऊपर, 4 दांत कोना पे होता है जो फाड़ने का कार्य करता है। और इस दांत को हम क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इस दांत को कैनाइन बोला जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितना होता है? 4। 2 नीचे कोना पे, 2 ऊपर कोना पर। इसी प्रकार से तीसरा दांत हो जाता है हमारा प्रीमोलर। और प्रीमोलर का क्या है संख्या? नीचे 4, 2 इधर 2 इधर, और ऊपर भी 4, 2 इधर 2 इधर। तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 8। उसी प्रकार से चौथा हो गया हमारा सबसे पीछे होता है जिसका नाम है मोलर। अब मोलर 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपर इधर, 3 ऊपर इधर। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 12। इस प्रकार से इसको जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाता है? हमारे मुख में टोटल 32 दांत था। अब हम बात करेंगे कि दांत जो रहता है इस प्रकार से कुछ दांत रहता है। दांत जो होता है वह जो है उसका संरचना कैसा रहता है, उसमें कौन कौन सा अंग होता है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स अब हम सभी दांत के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे मुख में तो जाने चुके दांत 32 होता है। तो दांत में क्या होता है कि दांत जो है पूरी संरचना बहुत हार्ड होती है और इसका जो अधिकतर भाग बना रहता है उसे हम बोलते हैं दंतस्थि। जो इसका अधिकतर भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं? दंत अस्थि कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? दंतस्थि। और इसी को हम क्या कहते हैं? दंतस्थि को ही हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। इसका पूछा जा सकता है कि दांत का अधिकतर भाग को क्या कहते हैं जिससे बना होता है? तो दंतस्थि या डेंटाइन। और यह जो है पीले रंग का एक जो है संरचना है। अगर हम बात करते हैं दंतस्थि के ऊपर एक अन्य संरचना होता है या फिर कह सकते हैं अन्य एक आवरण रहता है सफेद रंग का, और उस आवरण को हम कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। उस संरचना को जो इसे पीले भाग को दंतस्थि को या डेंटाइन को ढका रहता है इसे हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और यह जो है दांतों को सुरक्षा देने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूरे संरचना जो है डेंटाइन या फिर दंतस्थि है और इसके ऊपर एक कह सकते हैं कवर चढ़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे दंत प्लांक का। कभी कभी देखे होंगे कि दांत में कुछ जो प्रॉब्लम आ जाता है जिससे मवाद या कुछ या फिर कह सकते हैं काई बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? दंत प्लांक भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? अगर कोई व्यक्ति भोजन खाता है या फिर कुछ मीठा चॉकलेट वगैरह कुछ खाता है और अगर उसका सफाई ठीक से नहीं करता तो उसमें जो है अम्ल होने के कारण जो है रिएक्शन करना शुरू कर देता है और रिएक्शन करके फिर वो जो है दांत को जो है अटैक कर देता है, यानी दांत को ही गलाना शुरू कर देता है। अगर दांत जब तक स्ट्रांग है तब तक तो वो बचा लेता है, लेकिन जैसे हल्का सा दांत अर्थात कह सकते हैं कि इनामेल हल्का सा भी अगर कमजोर हुआ तो दांत जो है क्या होता है? क्षय होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। अर्थात कह सकते हैं दांत के हड्डी का नष्ट होना, और धीरे धीरे दांत जो है पूर्ण रूप से नष्ट होकर के खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगला क्लास में हम सभी मुख में
जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।